जापान में आज मैं पाकिस्तानी मिलियनर के साथ बैठा हूँ। तो सब कुछ करेंगे तो एटलीस्ट जो है वो 150-200 गाड़ी तो होगी। आना है कि आपने अपनी लाइफ में कितना प्रॉफिट किया है अपनी जिंदगी में, कितनी ऑल्टो खरीद सकते हैं उस प्रॉफिट से। ऑल्टो नहीं 20-25 ऑल्टो ले लेंगे। 20-25 हाँ। ऑल्टो। मामा भाई बताएं, आपने अपनी लाइफ में पहला प्रॉफिट कितना कमाया था? 20,000 हुआ था 2015 था या 14 था, मुझे 20,000 प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट हुआ था। आपकी एज क्या थी उस वक्त? 18 इयर्स। सबसे पहले ये आप देखो, जी, जी। ये एक गाड़ी जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। पर्सनली फेवरेट उसके अंदर है, वो उस साइड पे खड़ी है। जी जी ये G63 है जी। 2022 का मॉडल है। ये बात है ना कि लाइफ के एंड पे ना फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। फाइनली हमारे साथ ना इस टाइम अमामा शाह भाई मौजूद है, जिनको जापान में अभी कितने साल हुए हैं और ये जापान में क्या काम कर रहे हैं, ये सारा जो है ना मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अमामा शाह भाई, क्या हाल चाल है? फिट है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। मामा भाई, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप ज़रा अपना एक इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम सैयद अमामा शाह है और मैं जापान के अंदर जो है वो गाड़ियों का काम करता हूँ और तकरीबन 3 साल से मैं इस बिज़नेस के अंदर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। तो मामा भाई, आपको इतने साल हो गए हैं जापान में, आपको यहाँ की कौन सी चीज़ अच्छी लगी है? कितने साल हुए हैं वैसे आपको जापान में? मैं कॉन्टिन्यूसली रहते हुए तो 3 साल हो रहे हैं। 3 साल हो गए हाँ, हैं। कॉन्टिन्यूस रहते हुए जी। 3 साल हो गए हैं और अच्छी चीज़ों की बात की जाए तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन मेन अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे पंक्चुअलिटी, दूसरा लोग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं अगर आप कोई एक अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हो, दूसरी साफ़ सफाई वगैरह, और बस कह लें कि एक बेटर लाइफस्टाइल इस मुल्क से अच्छा मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर किसी और मुल्क के अंदर हो सकता है। सही। कितनी मरतबा आप लास्ट टाइम जापान आ चुके हैं, पाकिस्तान में जब रहते थे? पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन 8-10 दफ़ा तो चक्कर लगते रहे हैं पहले। जापान की कौन सी आपको सिटी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? टोक्यो। टोक्यो टोक्यो। मेन। इसके टोक्यो। अलावा आप जापान में कहाँ कहाँ गए हैं? यार जापान के अंदर ऑलमोस्ट सारी ही जगह काम के सिलसिले के अंदर घूम चुके हैं, जी। जिसके अंदर आपका ओसाका, नगोया, फिर होकाइडो वाली साइड्स, फुकुशिमा, निगाता, ऑलमोस्ट आप कह लें कि मैंने 70% जापान देख लिया। 70% 70% देख लिया देख जापान। लिया है। बाकी कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह ताला अब इधर ही है। आने वाले दिनों में देखेंगे। हाँ इंशाल्लाह तो इस ताला। टाइम माशाल्लाह आप गाड़ी कौन सी यूज़ कर रहे हैं? गाड़ी अभी गाड़ियों का कारोबार है, तो हाँ। गाड़ी कौन सी यूज़ कर रहे हैं ये तो बताएं। यार पर्सनली तो आजकल मेरे पास ये पराडो है, 2022 का मॉडल है। जी TXL इसको कहते हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गाड़ी है, साथ दे रही है हमारा। और क्या जानना चाहेंगे आप इस गाड़ी के बारे में? काफ़ी कितनी देर हो गई ये गाड़ी यूज़ करते हुए आपको? ये गाड़ी मैंने 2022 में ही ली थी। जी। 2022 के 10वें महीने के अंदर मैंने ये गाड़ी ली थी। 10वें महीने के हाँ, अंदर। और अभी तक इसको बेसिकली मैं मतलब जापान का आप भी अब रह रहे हैं, आपने देखा जी। होगा कि जापान की जो सड़कें हैं वो इतनी बड़ी गाड़ी को मैनूवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए डेली बेसिस के ऊपर तो दूसरी गाड़ी होती है, लेकिन ये बस वीकेंड्स पे निकाल ली या कोई क्लाइंट मीटिंग्स के लिए निकाल ली या फिर कुछ ज़्यादा बंदे हो तब निकाल ली, तो उसी तरह है। अभी तक मैंने इसको 2 सालों के अंदर सिर्फ अगर आप ये दिखा सको तो 21,000 सिर्फ मैं इसको अभी तक चला सका हूँ। 21,000 किलोमीटर्स। ओके। इससे ज़्यादा अभी तक इसको मैंने नहीं चलाई और ये 2022 के अंदर ली थी मैंने। 21,651 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली है पिछले 2 सालों के अंदर। 2 सालों में, मतलब कि आपने उसको काफ़ी यूज़ किया है। काफ़ी यूज़ किया, लेकिन जापान के अंदर अगर आपने काम करना है तो ये किलोमीटर्स कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपने इधर डेली बेसिस के ऊपर जितने लोगों से मिलना पड़ता है या जितनी ट्रैवलिंग होती है ना, तो आपकी जो डेली बेस वाली गाड़ी है ना वो एटलीस्ट 1 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर चल जाती है। ये रफली एस्टिमेट है। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप इस फिगर को भी क्रॉस कर जाओ। ओके। और उसके अलावा मामा भाई माशाल्लाह आप गाड़ियों का कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक ने आपके काम में बरकत डाली है, आमीन। तो ज़रा हमें भी बताएं कि ये गाड़ियों के काम करने में आपने क्या क्या मेहनत की, कौन कौन से, पंजाबी में कहते हैं ना पापड़ बेलने हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़रा बताएं हमें ज़रा।
यार एज सच मुश्किल तो देखो हर काम शुरू करने में जी आती जी, है, कोई शक ठीक नहीं। है। तो लगन से किया काम, स्टार्टिंग के अंदर आए, पहले तो काम को सीखा, मतलब कह लो कि 1 साल तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको तो कैरियर में गिना ही नहीं ना। ठीक हो गया। उसके बाद समझ लगी कि कौन कौन सी चीज़ किस तरह लेनी है, किस तरह बेचनी है। लेना तो बहुत चीज़ आसान होता है, बेचना बहुत मुश्किल होता है। जी, कभी जी। कभार आपको इस तरह होता है कि बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, बड़े कम पैसों के अंदर आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जी। लेकिन कभी कभार इंसान है ना, गलतियों का पुतला गलतियां होता होती है। हैं। तो कभी महंगी चीज़ बहुत महंगी ले लेते हैं बंदा जी कि वो बाद में बेचना बड़े मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह के शुक्र से पिछले अरसे के अंदर इतनी समझ आ गई है कि क्या चीज़ अब करनी है, इधर क्या चीज़ नहीं करनी। बाकी जापान के अंदर गाड़ियों का मेन जो काम है ना, वो तकरीबन 3-4 इसको आप जो है ना वो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हो। सही हो कि गया। पहला आप लोकली ही जो है वो काम करो कि जापान के अंदर ही गाड़ी की खरीदो फरोख्त जो होती जी, है जी। उसमें आ जाओ। दूसरा काम हो जाता है या तो आप एक्सपोर्टर बन जाओ। एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी मुल्क हैं। जी मैं अभी फिंगर टिप्स में तो मुझे याद नहीं कि कितने मुल्क हैं, लेकिन मेजॉरिटी दुनिया के मुल्कों के अंदर जो है ना वो जापानी गाड़ी जाती है। जी वहाँ पे आप एक्सपोर्ट करने का स्टार्ट करो। जी। तीसरा काम फिर ये है कि आप ऑनलाइन इन चीज़ों को बेचो। ओके, ठीक है। ऑनलाइन भी सीन है यहाँ हाँ, पर। ऑनलाइन भी है। यहाँ पे कुछ 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं, जी जी। जैसे कार सेंसर एक है, फिर याहू ऑक्शन है, जी फिर एक जिमटी भी है, जी और इस तरह के मतलब कि ऑनलाइन जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर वो पार्क व्हील्स वगैरह है, जी। उस तरह की सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट प्लेसेस हैं यहाँ पे जिस तरह आप गाड़ी बेच सकते हैं। फिर सही। चौथा है कि जो कि मैं जिसके अंदर आजकल हूँ और मुझे इस काम के अंदर भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि गाड़ी को ख़रीदना बेचना इजी है, मतलब आप बेच सकते हो, लेकिन आपको नॉलेज नहीं होती कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मौजूद। आम बंदा तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हाँ। नॉलेज के बगैर। नॉलेज के बगैर नहीं कर सकता। अब आपने कोई गाड़ी खोल दी ना, खोलना जी। आसान है, बंद करना बहुत मुश्किल है। ओके, इस तरह का भी सीन होता है। हाँ बिल्कुल होता है। आपने कोई भी चीज़ गलत खोल दी है या आपने कोई भी चीज़ ऐसी खोल दी है जो आपसे बाद में ना जुड़े, तो वो गाड़ी बिल्कुल जीरो जीरो। आपकी वो गाड़ी, आप कहें जापान में कहते गोमी होगी चीज़ ना, घूमी। हाँ। मतलब ये पूरा। कूड़ा होगी गाड़ी। ओ हो। अगर आपने कुछ भी उसका गलत लगा दिया, जिस तरह सही। अब जर्मन गाड़ियां यहाँ पे लोग जी जी। बहुत पसंद करते हैं ना, हाँ जी। लेकिन पुरानी अगर जर्मन गाड़ी कोई आपके पास आ गई है तो उसके इलेक्ट्रिकल इश्यूज, उसके मैकेनिकल इश्यूज, उसके सस्पेंशन के कोई इश्यूज, आपने अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है ना, आप उस गाड़ी को खराब कर दोगे। जैसे कि आज अभी हम ऑडी के शोरूम पे गए थे अभी जी, आपके साथ ना, तो वो मेरी एक ऑडी है A7, उसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, तो जैसे ही मैंने ली है, मैंने टेस्ट ड्राइव ली गाड़ी की। अब टेस्ट ड्राइव ली है गाड़ी की, गाड़ी बिल्कुल ठीक चली है। मोर देन 20 किलोमीटर्स में वो गाड़ी जब पैसे दे के लेके आया तो गाड़ी हीटअप होने शुरू हो गई। अब मैं परेशान, यार मैंने गाड़ी ली है, मैंने आगे कस्टमर को बेच भी दी है। इस तरह होता है ना, आप स्टॉक लेते हैं, आपने आगे बेच दी किसी को, अब वो गाड़ी बेच दी तो उसके अंदर आ गए हीटअप इश्यूज आ गए। अब जब मैंने अपनी वर्कशॉप पे जाके डायग्नोज किया मेरे लड़कों ने, मैं साथ खुद भी खड़ा होता हूँ क्योंकि खुद भी शौक है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही पता हो। तो उसका हीटअप इशू इस वजह से था कि एक छोटा सा पाइप जो था ना, उसकी स्टार्टिंग की एक रबड़ की चीज़ होती है बिल्कुल छोटी सी, जी। आप कहें कि आटे में नमक की बराबर जिस तरह होता है ना, उस तरह वो चीज़ थी, जी। और उसकी वजह से गाड़ी हीटअप हो रही थी। हमने वो चीज़ ऑर्डर की आज, और कल इंशाल्लाह ताला वो गाड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन यही अगर किसी अनप्रोफेशनल बंदा को ये गाड़ी खोलता तो पहले तो उसे डायग्नोस ना होता, और डायग्नोस हो भी जाता तो क्या करना है उसको पता ना होता। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये एक्सपीरियंस के बाद ही चीज़ आती है, एकदम से नहीं आ ठीक हो पाएगी। गया। और मामा भाई, आप तकरीबन पिछले कितने सालों से गाड़ियों का काम कर रहे हैं? मैं पिछले ढाई 3 साल से गाड़ियों का ही काम कर रहा हूँ। ओके, तो आपने अपने इस करियर में कितनी गाड़ियां सेल की हैं? रफली एस्टिमेट अगर लगाया जाए, एक्सपोर्ट की गाड़ियां लेते हैं जी, जो सेल locally की हैं बेची आपने। हैं, तो सब कुछ करेंगे तो एटलीस्ट जो है वो 150-200 गाड़ी तो होगी माशाल्लाह, जो हाँ। आप सेल कर चुके हैं। जी, मैं सेल और कर चुका आपको भी पता है कि बंदा जब बिजनेस करता है तो उसमें लॉस नाम की चीज पहले नंबर पे आती है। बिल्कुल। तो आपको इस कारोबार में लॉस कितना हुआ? अगर देखिए ना भाई, बिजनेसमैन
जिनसे मैंने बिजनेस सीखा है, जो मेरे उस्ताद थे, जैसे मेरे बड़े भाई यहाँ पे होते हैं, उनका नाम जाहिद शाह है। जी जी। फिर वो मेरे टीचर भी हैं, मेरे वालिद साहब की जगह भी हैं, मेरे सब कुछ ही वो हैं जिन्होंने मुझे ये सिखाई है चीज़ ना। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली चीज़ लॉस ही सिखाया है। लॉस का क्या है कि आपने लॉस तो कर लिया, अब उसको कवर कैसे करना है। ओके। अब कवर इन अ सेंस, अभी मेरा अगर अंदाजा लगाए ना, तो मैंने अब जितनी भी गाड़ियों के अंदर अगर लेट सपोज 100% प्रॉफिट किया ना, तो उसके अंदर से 20% सारा लॉस है। 80% प्रॉफिट है, 20% लॉस है। लेकिन उस 20% को प्रॉफिट से कैसे कवर करना है, ये जिस दिन हमने सीख लिया तो हम बिजनेसमैन बन जाएंगे। ओके। अब आपने एक चीज के अंदर 5 लाख का नुकसान कर दिया, लेट सपोज, ठीक है जी जी। अब आपने कोशिश ये करनी है कि अगली चीज से आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए। जी। जब आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया तो फिगर तो इवन होगी जी। नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया। नो लॉस नो। फिर उसके बाद जो कुछ है वो प्रॉफिट। तो लॉस से डरना नहीं चाहिए। लॉस जो है ना, वो एक कारोबार की ना एक बड़ी प्यारी सी चीज है। लॉस होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीखने का बड़ा मौका मिलता है, सीखने का मौका होता है और पता चलता है कि यार बंदे ने लॉस किया और इससे हमने ये चीजें सीखी हैं। ऐसी बात है। ओके मामा भाई, अब आपने खुल के बताना, खुल के नहीं, ये बताना है कि आपने अपनी लाइफ में कितना प्रॉफिट किया अपनी जिंदगी में। खुल के तो कोई नहीं बता सकता, ये बताएं कि आपने उतने प्रॉफिट से पाकिस्तान में कितनी आल्टो खरीद सकते हैं उस प्रॉफिट से। ऑल्टो भी यार आजकल बड़ी महंगी हो गई है पाकिस्तान में। जी। कितनी ऑल्टो खरीद सकते हैं? होगी कोई शोरूम बना लेंगे। नहीं 20-25 ऑल्टो ले लेंगे। 20-25 ऑल्टो 2 सालों में जो आपने प्रॉफिट किया है। हाँ, काफी प्रॉफिट, जिसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, इतना है कि 20 एक तो आ ही जाएंगे। माशाल्लाह यार, इतना भाई ने प्रॉफिट किया। वही बात है कि हर चीज में मेहनत लगती है बेशक, और वो मिलती है। बेशक। और मामा भाई जरा अब आप बताएं, आपको माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं जापान में। आपको जापान में कोई ऐसी हर जगह हर चीज में कोई ना कोई दाग जरूर होता है। बेशक। तो आपको जापान में सबसे बुरी चीज इनकी क्या लगती है जो आपने देखी है? ओवरऑल चीज ये कि देखा जाए तो कोई भी चीज नहीं है। ठीक लोग है। अच्छे हैं, अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप अच्छा कमा भी सकते हो यहाँ पे। बस यही है कि रूल्स जो है ना, वो कुछ मामलों के अंदर ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है जी। स्ट्रिक्ट इन अ सेंस आपकी ड्राइविंग के जो रूल्स हैं कि नहीं, वैसे तो अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल सेफ्टी के मुताबिक तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आप गाड़ी जो है वो किसी जगह पे पार्क करते हैं तो आप 2 मिनट के लिए भी बाहर जाएंगे ना, तो वापसी आएंगे तो आपको तकरीबन 20-30 हजार का एक तोहफे की पर्ची लगी होगी गाड़ी के सामने। यार अभी मैं टोक्यो टावर के देखने के लिए जा रहा था तो आपने बताया था कि मैं छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छा, इस तरह भी होता है? जी। इसका ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। एक यही रूल है जो मुझे नापसंद है, क्योंकि बंदा बाहर जाता है 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए चला जाता है, तो ये आपको ना छुप के देख रहे होते हैं कि भाई जैसी अगले बंदे की जो है ना वो नजर आगे पीछे हो तो हम इसको चालान कर दें। ओके, ऐसा भी होता है जापान में? हाँ, ये एक जगह से ना मैं आपको बताऊं ना कि क्राइम रेट ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है, मतलब कि बहुत सेफ कंट्री है। जी, बिल्कुल सेफ कंट्री है। ना होने के बराबर इधर जो है वो क्राइम रेट है। जी। ना इधर कोई इतनी खास चोरियां होती हैं, ना इधर इतने खास रूल ब्रेक करते हैं लोग। तो इस चीज को ना एक सीरियस क्राइम समझा जाता है यहाँ पे। ओके। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आपको चलान है। हाँ जी। आप स्पीड लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, आपको चलान है। जी। देखा जाए तो अपनी सेफ्टी है, लेकिन कभी कभार जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है जी। कि आपने गाड़ी 1 मिनट के लिए खड़ी की है किसी जगह पे, कोई आपको काम है, आप कोई कॉफी ले रहे हो, आप कोई अपनी मतलब लेट सपोज आप कोई ATM जा रहे हो पैसे निकालने, लेट सपोज 2 मिनट का काम है, आप अंदर जाके बाहर आओ, आपकी गाड़ी पे पर्ची लगी हो, आपको इतने तो पैसे निकाले नहीं जितने भरने पड़ गए। हाँ जी, ऐसा भी होता है। और मामा भाई अब आप जरा हमें बताएं कि आपने तो गाड़ियों का कारोबार कर लिया है, अब जब कोई न्यू बंदा ये गाड़ियों का कारोबार करना चाहे जापान आकर, तो उसे किस तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी और किन किन लॉस का सामना करना पड़ेगा? आपको पता है बिजनेस में लॉस पहले नंबर पे है। ये दिमाग, अगर आपने बिजनेस करना है ना, पहली बार ये दिमाग में बिठा लेनी है कि भाई लॉस होना है। तो जरा गाइड करें, अब किसी बंदे ने बिजनेस करना है तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अब इसके अंदर काम शुरू करने के लिए तो सबसे पहले आपके पास छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जी। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके आप आगे पीछे
सर्च करके लोगों से पूछ के पता चलेगा आपको कि कौन सी चीज ठीक है, जी, कौन सी इंटरनेट गलत पे है। सर्च करके। इंटरनेट पे सर्च करे बंदा, जी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करे, जी उसके बाद कोई भी चीज परचेज कर ले। इसके अंदर यहाँ पे जापान के अंदर ना बहुत ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपकी हर चीज फौरन बिक सकती है। जी। तो आपने इस चीज से घबराना नहीं है कि मैं चीज खरीद लूं तो बेचूंगा कैसे। अब डिपेंड आ जाता है कि भाई आपने खरीदी कितने की है और आपने बेचनी कितने की है। हाँ। ठीक है, आपको लॉस का भी अपना रेशो पता होना चाहिए कि यार मैं लेट सपोज 10 लाख का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो इसी तरह जब 10 लाख का, अब मेरा तो भाई रेशो ये है कि अगर 10 लाख का लॉस है ना तो 1 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, ये रेशो यही होती है। लॉस होने को है बहुत लॉस भी हो जाता है, ना होने को है तो अल्लाह पाक बस बचा के रखे इन चीजों से। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गाड़ियों का? यार देखो, गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना आपके पास सिर्फ जो है ना वो एक अच्छी गाड़ी, अगर आप 2022 से 23 मॉडल गाड़ी लेना चाहते हो ना, ठीक है, वो आपको हार्डली 7 लाख 8 लाख जापानी येन की मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यही आपने अगर जो मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि अगर आपने कोई एक्सीडेंट गाड़ी का काम करना है या इस तरह की कोई चीज करनी है तो वो चीज आपको 20-30% सस्ती मिल जाती है जी, जिसके अंदर आपको कोई टेंशन ये नहीं होती कि ये बेचेंगे कैसे या कोई इस तरह की। देखिए, नई चीज फौरन बिक जाती है भाई जी, फौरन बिक जाती है। डिपेंड ये करता है कि कितने की बिक रही है और आपने कितनी सस्ती उठाई हुई है। तो ये इतना कोई वो वाला काम नहीं। हाँ, पहला स्टेप उठाते हुए सबको मतलब कि बड़ी मेहनत और उसका होता है, बंदा डीमोटिवेट हुआ होता है कि यार पहला स्टेप ही मुश्किल होता है। तब एक अल्लाह पाक खैर करता है, जब बंदा शुरू हो जाता है नेक नीति के साथ तो फिर बंदा ऊपर ही जाता है। और क्या ये बात सच है कि जापान में गाड़ियों का बिजनेस करना आसान है? यार जापान में गाड़ियों का बिजनेस ही करना आसान है। बाकी जितना और बिजनेसेस है ना, है सारी चीजें हैं, लेकिन गाड़ियों का काम ऐसा है ना जो जापान से कभी, मुझे नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म हो सकता है। ओके। क्योंकि इसके अंदर आप देखें कि आपकी पुराने मॉडल की गाड़ियां बिकेंगी तो नए मॉडल की गाड़ियां आ जाएंगी। हाँ जी, ठीक है ना। अवाम को चाहिए क्या चीज चाहिए? अवाम को चाहिए एक नई चीज जी जी जो उनको अट्रैक्ट करे जी। तो गाड़ियां तो आपने देखा कि एक मॉडल के 10-10 उन्होंने वेरिएंट निकाल दिए, तो बंदा फिर खुश हो कि ये काम करता रहता है, आए दिन तो नया मॉडल आया होता है, तो इससे लोग बोर नहीं होने लगे। ओके। और काम वही कामयाब होता है जहाँ तक मैंने बिजनेस देखा है कि लोग जिससे अट्रैक्ट हो या जिससे जिस काम से बंदा बोर हो जाता है ना, वो काम वैसे ही जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो बोर नहीं होने देता है गाड़ियों का काम। आपने कितने साल ये मेहनत करके ये गाड़ियों का काम सीखा था? कितना टाइम लगता है ये गाड़ी का काम सीखने में? यार अगर तो आपने मेहनत की है ना, मेहनत क्या यार, आप अपनी जिंदगी का सिर्फ ये बना लो कि आपने 9 से 5 यही गाड़ी के बारे में ही सर्च करना है, गाड़ी के बारे में ही बात करनी है, गाड़ी के बारे में कुछ करना है। मुझे नहीं लगता ये काम 4 महीने से ऊपर लगा, मतलब 4 महीने के अंदर बंदा A to Z सब चीजें समझ जाता है। आजकल इंटरनेट है, आपने कोई भी गाड़ी है, किसी भी किस्म की गाड़ी है, ठीक है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, सब इंफॉर्मेशन आपके इंटरनेट पे है जी। और अगर इंटरनेट पे नहीं भी है तो जो ब्लॉग्स वाले मतलब पेजेस हैं जिसपे ब्लॉग्स होते हैं कि लोगों ने गाड़ियों का क्या काम किया है, उधर क्वेश्चन आंसर्स हो रहे होते हैं, तो अगर बंदा सर्च करे, मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना कोई मुश्किल है। मामा भाई बताएं, आपने अपनी लाइफ में पहला प्रॉफिट कितना कमाया था? कितना प्रॉफिट किया था अपनी लाइफ में? पहला प्रॉफिट? यार पहला प्रॉफिट मेरी लाइफ का था, मैं 18 साल का था उस टाइम पे जी जी, और पाकिस्तान में था, इस्लामाबाद के अंदर जी जी। तो उधर मैंने एक रियल स्टेट का प्लॉट बेचा था, और वो अल्लाह ताला की करनी से मुझे शायद बिजनेस में आना था जिसकी वजह से हुआ है, या अल्लाह ताला का ये होता। तो 20,000 हुआ था, 2015 था या 14 था, मुझे 20,000 प्रॉफिट हुआ था। आपकी एज क्या थी उस वक्त? 18 ईयर्स। तो आपकी क्या खुशी थी कि आपने 18 साल की एज में 20,000 का फर्स्ट टाइम प्रॉफिट कमाया था? तो जरा आप बताएं हमें। यार खुशी तो मुझे बहुत थी, क्योंकि गाड़ियों से रिलेटेड तो मैं बड़े अरसे से हूँ। तो उस टाइम पे जो गाड़ी थी ना, उसको 20,000 के अंदर ना मैंने ऐसा बना दिया था कि कोई पुराना बंदा भी देखता ना तो वो कहता यार ये वो गाड़ी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे दौर थे, 20,000 में बहुत कुछ हो जाता था जी। अब तो मुश्किल ही है। माशाल्लाह, पहली कमाई आपने जो प्रॉफिट किया था अपने बिजनेस में से वो 20,000 रुपए था जी। और यहाँ पर आकर आपने जापान में अपनी पहली गाड़ी अपने पैसों से कौन सी बाय की थी? यार मैंने यहाँ पे ली थी प्रियस
प्रियस थी 2012 मॉडल। अभी ये दिखाएं तो ये मेरा गैरेज है जी जी। इसके अंदर हम अगर बैक आप कैमरा करो ना तो जी। इसके अंदर ये मैं जमा कर रहा हूँ सारी ना चीजें। ठीक है, इसके हम अंदर विजिट कर सकते हैं ये? हाँ क्यों नहीं कर सकते। कितनी गाड़ियां पड़ी हुई हैं आपके गराज में कि ये जाकर ही दिखाएंगे? ये जाकर ही देख लेते हैं। चलें यार चलते हैं। अब भाई का जो है ना अब गराज भी विजिट कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी गाड़ियां इस टाइम मौजूद हैं। ये जापान में पाकिस्तानी जो है ना आप कह लो हमारे साथ मिलियनर मौजूद है। हाँ कह सकते हैं। जी जी, जापान में आज मैं पाकिस्तानी मिलियनर के साथ बैठा हूँ। तो आज इनका गराज विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक मिलियनर बंदे का गराज किस तरह का होता है। चलते हैं ज़रा। बाहर आ चुके हैं भाई, अभी हम कहाँ पर मौजूद है आपके? भाई अभी हम कस्ताबे के अंदर मौजूद ठीक हैं है। और यहाँ पे जो है वो यार्ड्स वगैरह जो है वो थोड़ा साइड एरियाज में ही होते हैं क्योंकि मेन टोक्यो के अंदर तो जी, काफ़ी जी। मसला बनता है जी। इस तरह की चीज़ें करने का। जी। स्पेसिस कम है। हाँ जी। आपको पता होगा कि सबसे पॉपुलेटेड सिटी है दुनिया की टोक्यो, टोक्यो। तो उसके आप पूरे मतलब साइड एरियाज के ऊपर ना ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी आपने अगर देखें तो ज़रा भाई की ना अब आपको ज़रा दिखाते हैं कि जो बंदे मेहनत करते हैं A to Z, ज़ीरो से हीरो बनते हैं, वो फिर अपनी लाइफ किस तरह गुजारते हैं। और ये भाई आप देख लें इस टाइम हमारे साथ माशाल्लाह कामयाब बंदा मौजूद है। कामयाब ये कैसे हुए हैं? इन्होंने मेहनत की है, तो ये हमें A to Z बताएंगे कि हमें कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जी मामा भाई ज़रा आप अपनी गाड़ियाँ तो विज़िट करवाएं जो आपने अपनी मेहनत से कमाई हैं। तो सबसे पहले ये आप देखें, जी, जी। ये एक गाड़ी जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। जी जी। ये पाकिस्तान में सोचा करते थे कि लेंगे, हाँ जी। इधर आके बस अल्लाह पाक ने नसीब कर दी। मेहनत की हाँ मेहनत और आ गई। आंसू निकल आया भाई, इतनी मेहनत की। फिर उसके ये बाद है, जी ये हमने मेरे बड़े भाई की बड़ी फेवरेट गाड़ी है जी। ये हमने जो है रिसेंटली 2024 के अंदर ली थी। लैंड क्रूजर है, ठीक है। 300, फिर रेंज रोवर है। हाँ ये आपकी मतलब फैमिली गराज है, सब हाँ, ये भाइयों की फैमिली गाड़ी गराज खड़ी हुई है इसके यहाँ अंदर पर। हम सारे ठीक है, मिलके मिलजुल के जो है वो ठीक है। सारा कुछ होता है, अकेले का कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। तो वो सामने लेक्सस खड़ी है। हाँ ज़रा रेंज रोवर के पास ज़रा जी, जी। मेरी तो ये जो टुकड़ा पॉइंट वाली बात है भाई, मेरी ये फेवरेट गाड़ी है रेंज रोवर। और मैं जब भी बचपन से सोचता आ रहा हूँ कि यार रेंज रोवर गाड़ी है ये लेंगे इंशाल्लाह। आज तो करीब से देख रहे हैं। तो ये कौन सा मॉडल है? ये 2022 मॉडल है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। और ये जो है वो फुली टर्बोचार्ज गाड़ी है। लेकिन इससे भी अच्छी जो है ना जो मतलब पर्सनली फेवरेट उसके अंदर है वो उस साइड पे खड़ी है। जी जी। ये G63 है जी। 2022 का मॉडल है। ये भी है, ये भी हमारे एक बड़े अच्छे भाई हैं जी। उनकी है। इस टाइम हम आपके फैमिली गराज में खड़े हुए हैं, सब ऐसी लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई ऐसी हैं बात। माशाल्लाह भाई। अमामा भाई ने मेहनत की है इधर जापान आकर, तो उन्होंने जो है ना अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं यहाँ पर आकर। तो वही बात आ जाती है कि यार मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो जी मामा भाई अब आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इनको ऐसी क्या काम करना पड़ेगा कि वो भी फ्यूचर में कुछ इस तरह की गाड़ी बाय कर सकें? तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बताएं। इसके अंदर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। जी ठीक है, आप किसी भी एज के अंदर कोई भी कारनामा सर अंजाम दे सकते दे ठीक सकते है? हैं, ठीक है एज का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है दूसरा ये है कि किसी भी काम के अंदर आपने अगर लगन से उसको 6 महीने भी कर लिया ना ठीक तो है। मुझे नहीं लगता कि वो काम आपको नुकसान दे सकता है। ठीक हो गया। और जैसे कि हम बाहर अब जापान के अंदर जैसे कि अभी हम मौजूद हैं, हमारे पास पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। जी ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ भी काम स्टार्ट करो ना तो मुझे नहीं लगता कि वो लॉस वाली साइड पे जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर तो थोड़ी सी मेहनत बंदा करता है ज़्यादा, जी जी। लेकिन उसके बाद जो है ना वो आपके काफ़ी साल सिक्योर हो सकते हैं। ओके। ठीक है, अगर मेन बात की जाए ना गाड़ियाँ तो क्या, गाड़ियाँ तो बंदा सारी ज़िंदगी लेता रहता है, लेकिन क्या है कि आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए। जी ठीक। जी मामा भाई अब आपको लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, नौजवान नस्ल आपको देख रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे आप उनको बताएंगे कि वो लोग भी मेहनत करें और यहाँ तक पहुँच सकें? इसके लिए उनको क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे जिसके बाद वो जो है ना इस एज तक पहुँच जाए, इस कारनामे तक पहुँच जाए? तो ज़रा बताएं इसके बारे में। यार देखो, एज की तो बात है नहीं कि किस एज के अंदर आप ये कर सकते हैं। ठीक हो गया। एज तो आपकी कोई भी हो सकती है, जिसके अंदर आप मेहनत करें तो आप इधर तक हाँ पहुंच जी सकते हैं। ठीक है। यार अब इसका की पॉइंट ये है कि आपने रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, जहाँ पर रुक गए। हाँ, मेरे वो एक हमारे वो उधर एक मैंने एक गाना सुना था, उसके अंदर वो कहता है कि यार हमने ना तेज नहीं भागना, हमने ज्यादा भागना है। हाँ हाँ ठीक है, उसके अंदर क्या था कि भाई
बस भागते रहना जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अगर भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं हाँ। सकते तो रिंगो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है बस। रुकना नहीं है। हाँ। अगर आप एक काम आपने पकड़ लिया ना, बस उसको पकड़ लो, भागो। नहीं भाग सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रिंगो, छोड़ना नहीं है। यही बात है। अगर बेशक। छोड़ दिया तो आपकी लाइफ खत्म, रुक जाएगी। डीमोटिवेट। हाँ। और लोग आपको ताने देंगे, जब आपको बेशक। ताने मिलेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे तो भाई इसी चीज़ को फॉलो करना है। और हम भी इंशाल्लाह, हमारे भी स्ट्रगलिंग के दिन चल रहे हैं। यही बात है। इस तरह ही मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा, मैं रेंग रहा हूँ। अब पहले मैं भाग रहा था, चल रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा, अब मैं रेंग रहा हूँ। ऐसे ही। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम भी उस सिचुएशन तक हाँ बस पहुंचेंगे। ये बात है ना कि लाइफ के एंड पे ना फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए, Full हमेशा stop। एक क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए हाँ। कि अब क्या नया है। अब क्या नहीं है। हाँ। ये बात तो ये चीज़ जो है ना ये समझनी चाहिए सबको, और बस मोटिवेशन के साथ चलना चाहिए इंसान को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ हमें रोक सकती है। और नेगेटिव लोगों को छोड़ना, हाँ, सुनना बंद कर एक दें। तो ये नेगेटिव और अनलकी लोगों से दूर रहना है आपने। जी। इनकी रेस जो है ना वो आपको ऐसे जकड़ लेती है ना कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली उनकी तरह हो जाती है। रुक जाती है। हाँ, तो अनलकी, और ये मुझे एक बड़ा करीबी बंदा उसने कहा था कि स्टे अवे फ्रॉम द अनलकी एंड नेगेटिव पीपल, ओके। क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी है ना वो आपको ऐसे घेरेगी कि आपको समझ नहीं लगेगी क्या हो रही है। अभी आपको जापान के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे नहीं, लेकिन आपने कहना यार आप ना करो, हम करते हैं। हम करते हैं। तो वही बात आ गई है कि यार हाँ जी। ज़िंदगी में भागते रहो, चलते रहो, रिंगो, रुकना नहीं है। अगर आप रिंगते भी रहे ना तो एकदम बूस्ट लगेगा, और आप वही बात आ गई कि मिलियनर बनना कोई इतना मुश्किल नहीं, नहीं है। नहीं, जापान मेहनत में लगती है और दिमाग से काम खेलना पड़ता बेशक, है। बेशक। और बिजनेस में जो है ना दिमाग की गेम बहुत ज़्यादा चलती है। बेशक बेशक। और फजूल चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। और ये जो अय्याशी वाले दिन है ना, मेहनत के दिनों में ये अय्याशी ख़त्म कर देनी है। बेशक। तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा हम भी बहुत आगे जाएंगे, मेहनत करेंगे और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो आज हम मिले थे अमामा भाई को, जिन्होंने 3 साल जापान में मेहनत की है और अपनी 2 से 3 गाड़ियाँ बनाई है, और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ इन्होंने यूज़ भी की है। तकरीबन आपने ऑडी भी यूज़ की है अपनी, ऑडी भी यूज़ की है, ठीक है। BMW भी है, जी जी यूज़ Mercedes की भी है यूज़ की है, जी, और मतलब अपने पैसों से बाय जी करके। जी अपने पैसों से, ओके। अपने पैसों से बाय करके। जापान के अंदर ना इस तरह की चीज़ है कि आपके पास जितने पैसे हैं ना हाँ। उसका आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मिल आपको जाएगा। पसंद से रिलेटेड। ओके। तो आप कम पैसों की मर्सिडीज भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 2024 मॉडल की मर्सिडीज चलाएं। जी। आपने अपना शौक पूरा करना है, आप 15 मॉडल से भी कर सकते हैं, 16 मॉडल से भी कर सकते हैं। तो इस तरह तो देखा जाए तो कोई ऐसा ब्रांड मैंने नहीं छोड़ा जो कि बहुत सुपर कार्स में नहीं है। तो ये मेहनत करने से ही हाँ, आता है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। पहुंच तो उम्मीद है कि आज का ये इंटरव्यू और वीडियो आपको मैंने जापान के एक मिलियनर से मिलवाया है, जो पाकिस्तानी जापानीज़ मिलियनर। तो काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। तो आगे आने वाले दिनों में मैं आपको और अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाऊंगा, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।